नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज ऐसे विषय पे बात करेंगे कि हमारे पास जैसे अब 10 दिन बचा है एमपीपीएससी के मेंस के लिए। 10 दिन बचा है तो 10 दिन में कैसे रिवीजन करना चाहिए, थोड़ा सा हम उसमें बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत लोग ऐसे लोग हैं कि जो पहली बार दे रहे हैं मेंस और अब 10 दिन बचा है। किसी को लग रहा होगा हमने पूरा पढ़ लिया, किसी को ऐसा लग रहा होगा अरे यार पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो अभी भी 10 दिन है, 10 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है और अपने कम से कम 100 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं 10 दिन में। 100 से 150 नंबर बढ़ाए जा सकते हैं और मेंस में जिन लोगों को 100 और 150 नंबर की वैल्यू पता होगी वो जानते होंगे क्या होती है वैल्यू। तो हम लोग ऐसे ही बात करेंगे कि क्या क्या हम लोग अभी 10 दिन में पढ़ लें, कौन सी यूनिट को छोड़ें, कौन सी यूनिट को हम पकड़ के चलें कि हम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों इन्हीं सब टॉपिक्स में बात रहेगा आज थोड़ा सा। और ये जो मतलब रहेगा स्ट्रेटजी है कि कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सबका वेरी कर सकता है। लेकिन जिसको भी अगर मेरे कहने के अनुसार, मेरे बताए अनुसार आपको लगे तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नुकसान तो उससे होगा नहीं, मुझे मालूम है, और फायदा ही होगा। और थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन जो रह है ना, वो क्लियर चलेगा, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा पेपर के पहले और आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको पढ़ना कैसे है। तो हम लोग की गलती ये होती है मोस्टली कि हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते जाते हैं, बट फिर लास्ट की कुछ चीजें छूट जाती हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन में भी बहुत सारी मतलब स्टार्टिंग करते थे, पहले यूनिट को इतना तेज से पढ़ते थे, हर बार जब भी किताब पढ़ने का मन होता था उसी को खोलते थे, लास्ट तक कभी पहुंचते नहीं थे। तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम लोग पीछे से चलेंगे इस बार। पीछे से चलेंगे तो क्या होगा कि आगे से, हम सबको मालूम है, एक ह्यूमन नेचर ही है कि आगे से इंसान शुरू करता है, पीछे से फिर नहीं पहुंच पाता है, तो पीछे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे पास जैसे हम सबको मालूम है पेपर 6 पेपर होते हैं मेंस में, 6 पेपर। और इसमें सबको पता है जो मेंस दे रहे हैं उन्होंने सिलेबस देख ही लिया होगा। और सबसे बड़ी बात, पहला यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि करना क्या है आपको। जो सिलेबस है ना, सिलेबस की एक एक लाइन अगर वो हिंदी में है तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए उसका मतलब क्या होता है। अगर जिस शब्द का मतलब आप जानते हैं तो कोई बात ही नहीं, जानते हैं तो जानते हैं। जिनका मतलब नहीं मालूम है ना, बिल्कुल उनको सर्च कर लीजिए, मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे। क्योंकि अब जितने पूरे सिलेबस में मुश्किल से 100 शब्द ऐसे निकालेंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं मालूम होगा, और उससे ही आपको कम से कम 20 नंबर का फायदा होगा। तो पहला काम आपको यही करना है कि सिलेबस की एक एक लाइन पढ़ना है, और एक एक लाइन से ही क्वेश्चन आ जाता है। एमपीपीएससी खासकर यही करता है। खैर हर एग्जाम में ऐसा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा में बिल्कुल ऐसा होता है। आपको अगर लिखा है पर्वत, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ सकते हैं, पर्वत क्या है, पर्वत के प्रकार क्या है। आपको अगर नदी लिखी है तो कितनी प्रकार की नदियां होती हैं, तो ऐसे आ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन उसको पढ़ लेंगे ना, सिलेबस के एक एक शब्द का आपको मीनिंग जिस दिन पता हो जाएगा उस दिन आपका एमपीपीएससी निकलना तय है, मीन्स। ठीक है, तो पेपर 6 होते हैं हम लोग को मालूम है। तो हम लोग छठे पेपर की बात करेंगे। तो छठा पेपर हमारा एसे राइटिंग का होता है। एसे राइटिंग, एसे राइटिंग होता है। तो आज जैसे 1 तारीख है, ठीक है, तो एसे राइटिंग का होता है। तो आपको एसे राइटिंग और प्रारूप लेखन वगैरह का होता है। तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ भी करना नहीं, चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो। पुराने स्टूडेंट खैर अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना लिए होंगे और कर ही रहे होंगे, पर अगर थोड़ा बहुत भी इससे अगर सीख मिले तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पेपर 6 P6 को आपको बिल्कुल नहीं देखना है, ऐसे राइटिंग और प्रारूप लेखन को बिल्कुल छूना ही नहीं है। आपका लोड कम होगा। पेपर आपके पास बचे 5। अब जब 5 पेपर बचे हैं तो हमको पेपर हिंदी से स्टार्ट करना है। हिंदी यानी पेपर 5। अब पेपर 5 जैसे आज 1 तारीख है तो आपको एक दिन उठाना है पेपर 5। पेपर 5 में हिंदी है, और हिंदी को क्या करना है, आपको सेलेक्टेड टॉपिक देखना है। जैसे अलंकार हो गया, अलंकार हो गया, समास, संधि हो गई, ये। और आपका ट्रांसलेशन वाले में कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो आपको पेपर हिंदी को कैसे पढ़ना है एक दिन में बता रहा हूँ। अलंकार को पढ़ना है, समास और संधि को पढ़ना है, ये ग्रामर वाला पोर्शन
हो गया, ठीक है। और आपके पास जो शब्द लिखे हैं, मतलब शब्दावलियां आती है ना ऑफिशियल वाली शब्दावली, जो भी आपने लिख के रखा है 100 150, उनको आपको एक बार देख लेना है, ज्यादा लोड लेना नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको देना है मुश्किल से 8 से 10 घंटे हिंदी के लिए, केवल एक दिन लेना है आपको, एक दिन के अंदर, ठीक है। क्योंकि इंसान को मैं यही मान चलता हूँ कि एक दिन में 10, ठीक है। अब इसके लिए अलंकार, समास संधि और ट्रांसलेशन वाला कोई मतलब नहीं, शब्दावलियां हैं उनको कर लेना है, ठीक है। ग्रामर में और कुछ ज्यादा पोर्शन इसमें है नहीं, ठीक है। अलंकार वगैरह बहुत इजी आते हैं, और बाकी जो भी है विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, इनका सब आपको मालूम है। अब जो भी पढ़ना आपने पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये एक दो दिन में होना नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। बल्कि हाँ, ये जो शब्द है ना विलोम शब्द, तो विलोम शब्द क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन आपको मालूम होना चाहिए। समानार्थी शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द क्या है, इनकी डिफिनीशन ये देख लीजिए, ठीक है। और सब फिर उसके बाद करना क्या, आप जब पढ़ चुकेंगे तो रात को आप सोते समय, जैसे 1 तारीख को सोते समय मान लीजिए 10 12 बजे आपको सोना है, तो 10 बजे आप क्या करिए, 2 पेज लीजिए, 2 पेज केवल, और 2 पेज में पूरा का पूरा आप सिलेबस और जो भी आपने पढ़ा उसको लिख डालिए। जैसे अलंकार पढ़ा, अलंकार क्या होते हैं, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा राइट करते जाइए। अलंकार हाँ ये होते हैं, बोलते जाइए। शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होता है, यमक उपमा, ऐसे ऐसे करके आप मुश्किल से 2 पेज के अंदर पूरा का पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लेंगे आप मुश्किल से 20 25 लाइन में, आप इसको लिख लीजिए रात को और सो जाइए, आराम से सो जाइए। आपका पेपर, हिंदी का पेपर कंप्लीट है। आपके जीवन से 2 लोड कम हो गए, हिंदी और ऐसे राइटिंग, ठीक है। और प्रारूप लेखन कोई दिक्कत ही नहीं। फलवन संक्षेपण आपको कुछ कभी अभी देखना ही नहीं। हमने जो बताया ग्रामर 12 पोर्शन, खासकर अलंकार, समास और संधि, इनमें काम करिए और शब्दावलियों को रटिए। बस इसको लिख लीजिए, सो गए आप। अब जब अगले दिन आप उठे तो आप पेपर 3 पे काम करेंगे। पेपर 3 ये आपका सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि पुराने सिलेबस के अनुसार पेपर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप स्कोरिंग आपको करना पड़ता है, और स्कोरिंग के अलावा इसमें पास होना पड़ता है। तो पेपर 3 पे आपको काम करना है। तो पेपर 3 में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए कि इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसको आप टच मत करिए। हाँ, टच मत करिए, मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल मत पढ़िए। हाँ, जिनका अगर बैकग्राउंड आर्ट है, ठीक है, तो नहीं, फिर भी उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें ये हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं तक तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा ना। बस इतना ही आता है, इसमें ज्यादा आता नहीं, ठीक है। जो आता है फिर उसके बाद किसी से बनता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये मत पढ़िए। अब आप पढ़ना इसमें क्या है, इसमें पढ़ना लास्ट की आपको यूनिट है, ठीक है। एक यूनिट 10 है, इसको भी आप स्किप कर दीजिए अभी, ठीक है। 8 9, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। यूनिट 10 ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये ज्योग्राफी पोर्शन है, आप सबको मालूम होगा, मेंटल कोर ये सब आपने कभी न कभी पढ़ा है। तो जो भी एग्जाम में आएगा आपसे बन जाएगा, कुछ ना कुछ लिख ही देंगे, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 यूनिट यहाँ से खलास। नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, ठीक है। आप पढ़िए कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर इजी होता है, और मुश्किल से 2 घंटे, 2 घंटे में आप कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं ज्यादा देने की, ठीक है। फिर आप एक पढ़िए यूनिट नंबर 9, एनर्जी वाली यूनिट है, ये पढ़ेंगे। आपको 8 यूनिट पढ़ना है, आपको 7 यूनिट पढ़ना है, इतनी यूनिट आप पढ़ लीजिए। इसके लिए आपके पास समय रहेगा 2 दिन। 2 दिन के अंदर इसको आप पूरा सिलेबस को अगर मतलब देख लेते हैं एक बार ना, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में जो है उसको देखिए। मैथ को तो बिल्कुल मत टच करिए, बैकग्राउंड आपका चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो जो बनना है वहां बन जाएगा, कि आपके पास 10 ही दिन है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा किसका पेपर नंबर 3 का। अब कोशिश ये करिए कि आप पीछे से पढ़ना सोचें, पीछे से यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे, और यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हम लोग का पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यूनिट नंबर 6 ये हो गया ना, 6 में है आपका संक्रामक रोग वाला, वो वाला पढ़ लीजिए आप। स्कीम उसमें पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, तो रटने वाली चीजें आप देख लीजिए, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 7
यूनिट नंबर 7 को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 8 9 आप सब देख लीजिए। हाँ वो वाला यूनिट नंबर 7 में शायद वो इंस्टीट्यूशन वाला है, इंडियन के मतलब बाहर के और इसरो, डीआरडीओ, राजा रमन्ना, ये वाला इनको आप रट लीजिए। इसमें बहुत रटना ये नहीं है, इसमें 3 मार्कर में काम आए, क्योंकि ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 3 मार्कर आप कर सकते हैं इन्हीं के माध्यम से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाला जो भी यूनिट है उनको पढ़ लीजिए, 8वीं यूनिट ही है वो। तो इस तरह से इन यूनिट को पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ना है आपको, एनर्जी वाली यूनिट पढ़ना है, जीआईएस जीपीएस वाली यूनिट पढ़ लेना है, और कौन सी आपकी है जीएजीएस, इसमें नहीं है। और हाँ, आपको संक्रामक रोग वाली यूनिट पढ़ लेना है, आयुष पढ़ लेना है, और इनको थोड़ा थोड़ा करंट से अगर जोड़ के अगर पढ़ेंगे समझ के चलेंगे तो भी ठीक रहेगा, या फिर नहीं पढ़ेंगे तो भी, मतलब मेरा कहने का मतलब लास्ट की यूनिट को पढ़ना है पेपर 3 में, और बाकी शुरू की यूनिट बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल लिख पाएंगे। और सेम टू सेम यही करना है 2 दिन आपको पढ़ने के बाद। रात को इसमें 4 पेज का बनाना है, और 4 पेज में आपको कुछ नहीं करना कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं। जो इसमें सिलेबस है आप एक बार बिना देखे लिख डालिए। जो भी मन करता है आप बैठिए, 2 घंटे का टाइम निकालिए, और 2 घंटे में जो जो आपने पढ़ा है बस उसको डिकोड करते जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता, सिलेबस में है हाँ, वो लिख दीजिए, ठीक है। जैसे आपको याद आ गया डीआरडीओ, हाँ डीआरडीओ लिखिए, साथ में उसके याद आता जाएगा आपके 1959, इसरो, फिर उसके बाद आएगा राजा रमन्ना, हाँ इंदौर, फिर आयुष फुल फॉर्म याद आता जाएगा। तो वो बस लिखते जाइए, आप उसको लिख लीजिए, एक शब्द लिख लीजिए आपको, बस ये आपसे यहाँ से यूनिट पेपर नंबर 3 में आप काम कर लेंगे, ठीक है। अब पेपर नंबर 3 होने के बाद, आपका होगा पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 में आएंगे। पेपर नंबर आपका P6 हो गया, नहीं पढ़ना है। P5 हिंदी पढ़ना है, मैंने बताया। P4 अब P3 हो गया था, ठीक है। P3 इसको हमने बता दिया, खासकर 7 8 9 6 ये यूनिट आपको पढ़ना है, 10 भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। PCM B अभी आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाएगा आपका पेपर नंबर 4, ये ऐसे क्रम में पढ़ेगा। आपके दिन कितने चले गए, एक ये, एक ये, 3 दिन हो गए, ठीक है। अब पेपर 4 में आएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना है, थिंकर, लगभग 17 18 थिंकर्स हैं, उनको पढ़ना है। उसमें भी वेस्टर्न को ज्यादा पढ़िए, इंडियन को कुछ कुछ लोग पढ़ सकते हैं जो इतना हाईलाइट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना सबको है। अब मैं बताता हूँ इसको पढ़ना कैसे। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एक थिंकर्स के लिए 1 घंटे, नहीं देना है तो 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, ठीक है। वन थिंकर्स 1 आवर, दैट मीन्स कि आपका 18 अगर थिंकर है तो 18 घंटे। अभी आपका एक दिन में कंप्लीट हो, 2 दिन में कंप्लीट हो, ये आपके पोटेंशियल के ऊपर है, ठीक है। पर इसके लिए मैं दे रहा हूँ पेपर 4 के लिए आपका 2 दिन दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्योंकि 2 दिन नहीं लगेगा, 1.5 दिन ही लगेगा, पर 2 दिन आप पूरा पूरा मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हाँ, 1 घंटे में कैसे भी करके हमको थिंकर्स को पढ़ लेना। और थिंकर्स को पढ़ने का क्या है, कहाँ शुरुआत उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना है, हिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, उनका किताबें पढ़नी है आपको, उनका मेन थीम थॉट पढ़ना, ठीक है। तो इस तरह जैसे मान लीजिए शंकराचार्य, तो शंकराचार्य को उनका हिस्ट्री बहुत नहीं पढ़ना है कि पता नहीं कहाँ जन्म लिए, हैदराबाद में, सीधे यहाँ खंडवा है, कुछ भी ये नहीं, वो पढ़ना है शंकराचार्य, उनके गुरु, उसके बाद फिर उनका अद्वैत, बाद इसमें पढ़ना, अद्वैत बाद में थोड़ा फोकस होकर पढ़ना उसको थोड़ा, ठीक। तो ये आपको 1 घंटे में एक ही थिंकर खत्म हो जाएगी, तो 2 दिन आप इसमें लीजिए। अब आते हैं आपके बड़े बड़े पेपर, आपके 4 कंप्लीट हो गए, 2 2 4 एक 5 दिन के अंदर, मतलब आपके कितनी यूनिट कंप्लीट, 4 यूनिट आपके पास बची, 2 यूनिट के बाद फिर यूनिट 2 और यूनिट 1। अब मैं बताता हूँ, इसमें आपको अब फिर पढ़ना है आपको पेपर 2 आपका, पेपर 2 में पार्ट ए है, पार्ट बी,
तो पार्ट ए में आपका क्या आएगा, 1, 2, 3 ये यूनिट तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना। हाँ मैंने बोला नहीं पढ़ना। संविधान सबको आता है, अगर आप मेंस लिख रहे हैं मतलब कि आप इतना समझ रखते हैं कि संविधान की सारी चीजें आपको आती है लगभग। ये चुनाव आयोग हमने सबने प्रीलिम्स निकाला है, इसका मतलब कि आता ही आता है आयोग। 3 पंचायती राज वगैरह, पॉलिटिकल सिस्टम, बिहेवियर, ये सब हम लोग को आता है। यहाँ पे आपको केवल 2 यूनिट पढ़ना, 4 और 5, पार्ट ए में, पेपर 2 के पार्ट ए में पढ़ना, ठीक है ना। अब उसमें 4 और 5 यूनिट में है क्या, इसमें अगेन है आपका थिंकर, पॉलिटिकल थिंकर, इसमें भी पर थिंकर 1 आवर इतना लेना, ठीक है। और फिर आपका यूनिट नंबर 5 में है पबेड, थोड़ा सा ये नया सब्जेक्ट होता है, चाहे नया व्यक्ति हो चाहे पुराना हो, तो इनको पढ़ना है। तो आपको समझ में आया, पेपर 2 में थिंकर और पबेड के अलावा भी आपको कुछ पढ़ना ही नहीं, क्योंकि आपको 1, 2, 3 यूनिट आती है और आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास है आपको, ठीक। उसके बाद फिर आप आते हैं पेपर नंबर पार्ट बी में। अब पार्ट बी में आपका ये है कि इसमें क्या पढ़ना है, 1, 3, 4 और 5। यूनिट नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट आपका यूनिट नंबर 1 नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका 3, 4, 5 यूनिट में पढ़ना है। 3 यूनिट में आपका HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स वाला पोर्शन है, मानव संसाधन वाला पोर्शन, इसको आपको करके, ठीक है। HR हो गया, फिर आपका हो गया सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ये हुआ। और यूनिट नंबर 5 में आपका है ये जनसंख्या, स्वास्थ्य, ये वाला पोर्शन। तो आपको करना क्या है, 1, 3, 4 और 5 ये यूनिट पढ़ लेना है, ठीक है। बस इतना यूनिट पढ़ना है, एक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1, 3, 4 और 5 यूनिट को आपको पेपर नंबर 2 का पढ़ना है। इसके लिए भी आपका एक दिन इसमें ले लीजिए, एक दिन नहीं तो 2 दिन आप इसमें ले लीजिए, ठीक है। अभी 2 दिन आपका हो गया। अब आपके बच्चे हैं कितने दिन बचे हैं, आप कैलकुलेट करिए तो थोड़ा। और सब में हाँ फिर अगेन ये करना है, लास्ट के इसमें भी 2 घंटे हैं जो ना सोते टाइम, लास्ट जिस दिन दूसरा दिन है ना, जैसे आपको मान लीजिए 1 तारीख हो, 1 तारीख हो गया, 2, 3 तारीख हो गया, 4, 5 तारीख हो गया, फिर 7 तारीख को आपको ये करना है कि ये इसको लास्ट के 2 घंटे आपको पूरा का पूरा लिखना है, जो जो पढ़े हो। क्या लिखना है उसमें आता है जाता है कोई मतलब नहीं, बस केवल टॉपिक का नाम, बस वो अपने आप ही दिमाग में क्लिक होता है, ठीक। अब आपके आपकी तारीख हो गई 7, अब आपको आना है पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 अब आप पूरा का पूरा 8, 9, 10, ठीक है, 3 दिन पूरा का पूरा लिखिए, ठीक है। अब पेपर नंबर 1 को क्या करना है, पेपर नंबर 1 में भी आपने देखा है कि मोस्टली यूनिट 1 ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है। ये है मिडाइवल आपका, ये है आपका मॉडर्न, ये पार्ट ए की बात कर रहे हैं। तो आप पार्ट ए से शुरू नहीं करिएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पार्ट ए से आप स्टार्ट नहीं करिए, हमेशा पार्ट बी से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। पार्ट बी से आप स्टार्ट करेंगे तो होता यही है कि रीजन हमने बोला कि पहले आप पार्ट बी में स्टार्ट करेंगे, उसका मतलब कि आप पीछे की चीजें नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसलिए करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि MPPSC मेंस में ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आप कितना कवर करके जाओ, याद रहना मतलब ये नहीं है कि जरूरी आप कवर किए हो, देखे हो कहीं तो आप लिख दो। और प्रीलिम्स में ये होता है कि एक चीज को बार बार पढ़, भले ही आप कोई चीज टॉपिक छूट गया लेकिन जो पढ़े हो तो वो आना चाहिए, और इसमें ये है कि सारा चीज आप पढ़ के जाना चाहिए, आप लिख खुद ही देंगे, ठीक है। तो ये पेपर 1 की बात हुई, ठीक है ना। इसमें आपका पेपर देखिए, इसमें यूनिट आपका है GIS GPS वाला, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इनको GIS GPS हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, ये यूनिट
5 है। ठीक है, आपको इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ के जाना है। नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? पेपर, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, पेपर वन में पार्ट बी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्ट बी में आपको पहली बात क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 5। इसमें आपका क्या है? रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, पता है क्या, कि जो इसमें लिखा है ना सब, जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, सैटेलाइट हो गया, जो शब्द लिखे हैं उनके बारे में आप एक बार गूगल भी कर लेना, या फिर कहीं भी थोड़ा सा 4 लाइन लिखा है, उतना ही क्वेश्चन है। जीआईएस, जीआईएस से आप क्या समझते हैं? जीआईएस और जीपीएस में अंतर बताइए। रिमोट सेंसिंग क्या कहलाता है? ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल आते हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका पेपर नंबर 5 हो गया। इसमें इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर यूनिट नंबर 4, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट, इसको पढ़ लेना है। ये आपका पेपर वन पार्ट बी, यहाँ से शुरुआत करना है, ठीक है। फिर आपको इसमें ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। 3, आपको एमपी का जियोग्राफी है, इसको आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बहुत आपने पढ़ लिया पहले ही, ठीक है। 2 नंबर में आपका इसमें, हाँ, फिजिकल फिजिकल जियोग्राफी है। जैसे आपको माउंटेन हो गया, माउंटेन हुआ, रिवर्स हो गए, तो इसमें आपको पता है, जैसे लिखा है पर्वत, पठार, नदियां, तो इसमें बहुत डीप में नहीं जाना, नॉर्मल पढ़ना है। पर्वत क्या है, पर्वत के कितने प्रकार हैं, भारत में कितने प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत कौन सा रूप है, ये 3 मार्कर वगैरह आ सकते हैं। रिवर, नदियां कितनी हैं, कौन कौन सी बहती हैं, तो इस तरह से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डीप नहीं जाके पढ़ना। क्या पढ़ने लगेंगे पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने, ये आता नहीं, क्योंकि ये देने का ये रीजन है, ठीक है। फिजिकल, तो रिवर है, नदियां है, तो इनमें कैसे नदियां बनती हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नदियां कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ बहती हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पेपर बी में, मतलब पार्ट बी का इतना यूनिट आपको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे पार्ट ए में। अब पार्ट ए में आपका 1 2 3 3 यूनिट का आपको हिस्ट्री है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न। इसको आप पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट डे है, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद फिर इसमें पेपर वन, आपका डेट कौन सा हो गया? 7 8 8, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ लास्ट में इसमें क्या करना है। इसमें इसके लिए 3 दिन मिले हैं ना आपके, ठीक है, 3 दिन। इसमें मॉडर्न, ठीक है, 4 और 5। तो इसमें 5 में क्या है, एमपी की रियासतें हैं, एमपी रियासत, इसको आप पढ़िए। एमपी की रियासत को आप पढ़ेंगे ना, ये बहुत इजी टॉपिक है, सबको पता है, होलकर से लेकर गोंडवाना, सब कुछ ये है इनका, खासकर वो आप पढ़ लीजिएगा। स्थापत्य कला, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इजी इजी है, जैसे स्थापत्य कला देखने में शब्द बड़ा लगता है, लेकिन है आसान। स्थापत्य कला में जैसे होलकरों की स्थापत्य कला की अगर देखें, तो नॉर्मल सी यही, राजवाड़ा हम लोग को मालूम, लाल बाग छतरी मालूम है, कृष्णपुरा छतरी मालूम है, संग्रहालय मालूम, तो यही सब नॉर्मली चीजें हैं। तो स्थापत्य कला को आप एक बार देखेंगे, ठीक है। ये आपकी एमपी की रियासत यूनिट नंबर 5 में, सॉरी 5। और यूनिट नंबर 4 में आपको स्वतंत्रता आंदोलन, तो यहाँ पे यूनिट आपका मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का वो। तो पार्ट ए बहुत इजी है, इसको आप लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा कि बहुत इजी टॉपिक, एमपी रियासत से आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश के योगदान की बहुत इजी करते हैं। और मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट, ये आप पढ़ते रहते हैं। उसमें भी मॉडर्न में आपको ध्यान देना है, मिडाइवल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो आपसे आएगा भी तो बनना हो तो बन जाएगा, तो कोई बात। और एंशिएंट ये भी हड़प्पा वड़प्पा काल की आपकी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बाकी ठीक है। तो पार्ट बी में आपने हम देखा ही कि जीआईएस जीपीएस वाले में विशेष ध्यान दीजिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में ध्यान दीजिएगा, पर्वत और बस फिजिकल वाले में बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कौन सा यूनिट है? पेपर नंबर 1। ये हिस्ट्री वाला ए पार्ट है, ये ज्योग्राफी वाला, ठीक है। पहले ज्योग्राफी पढ़िएगा, फिर हिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है, लास्ट में।
और ज्योग्राफी उस बार बहुत ईजी आया था। और मैं बता रहा हूँ पेपर वन को फिर लास्ट में वो चीज पढ़िएगा लास्ट के एक दिन जो आपको सबसे बढ़िया आती है। मैं तो यही कहूंगा पेपर वन के पार्ट ए का लास्ट की चौथी और पांचवी यूनिट पढ़े। और अगेन मैं बता रहा हूँ एक दिन पहले आपको लिख लेना और उस टाइम में लास्ट के एक दिन में कोई दूसरी यूनिट को टच आपको नहीं करना। और लिखना आपको इम्पोर्टेंट है। लिखने में क्या, बस सिलेबस का डिकोड करना, सिलेबस को डिकोड करना, एम्पीरिया असहयोग आंदोलन, मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ घोड़ा दौड़ी, कहाँ ये सब आपको लिखना है। ठीक है। और ऐसे एमपीडीएस में एक लगातार लिखते जाए जो याद आता जाए, क्योंकि जब जैसे ही आप लिख दिए होलकर तो आपके दिमाग में पूरा खुल जाए, मल्हार राव होलकर, खंडेराव होलकर, अहिल्याबाई, सब कुछ आपके दिमाग में खुलता जाएगा अपने आप। ठीक है। तो इसमें आप 3 दिन दीजिए और बढ़िया से एकदम, और इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से तैयार करिएगा पहली यूनिट, क्योंकि पहला पेपर जो होता है ना उसको आप देंगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, क्योंकि आपको फिर आगे के 5 पेपर बहुत आसान लगेंगे। पहला पेपर गड़बड़ होता है ना, थोड़ा गड़बड़ होता है, तो इसमें आप 3 दिन आराम से ले लीजिए। ज्योग्राफी वाले पोर्शन मुझे लगता है सबको दिक्कत किसी को बहुत कम है, तो हिस्ट्री वाले में थोड़ा सा मेहनत करिएगा, या से स्वतंत्र आंदोलन और मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। तो इस तरह आप 8 दिन का प्लान कर सकते हैं, अभी जो बचे हुए 10 दिन है उसको प्लान कर सकते हैं। बाकी ये स्ट्रेटजी और आपका अपना वो है, अगर आप किसी तरह। अब हाँ एक और क्वेश्चन है कि लोगों का कि अब लिखें टेस्ट सीरीज लगाएं कि नहीं लगाएं। तो अभी 5 दिन तक, मतलब आज 4-5 दिन तक आप लिख सकते हैं, जाके एफएलटी दे सकते हैं। और मुझे ये लगता है जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो वो लिखने से ज्यादा इस समय अपने सिलेबस को एक बार रीड करने पे बहुत ज्यादा फोकस करें। ठीक है। और रीड इन्हीं इन्हीं चीजों का रीड करना है जो मैंने बताया, कौन कौन सी रिवाइज करना है। ठीक है। तो क्योंकि एफएलटी आप लिखेंगे, लिख भी आएंगे तो क्या मतलब, मन आपका नहीं लगा रहेगा, मन आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि हमारा ये छोटा है वो छोटा है। तो उससे अच्छा ये है कि लिखना अब बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। और लिखना, जो लिखना हुआ आपने लिख चुका है। ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लिखना। तो अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने सिलेबस जो छूट गया है तो उसको एटलीस्ट देख लीजिए, चाहे गूगल सर्च ही मार लीजिए, चाहे आप चैट जीपीटी का ही यूज कर लीजिए। ठीक है। बस इतना करना है और आपको कुछ नहीं करना है। और उससे पहले ये सब पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप अगर टाइम मिले तो 1 घंटे प्रीवियस ईयर के पिछले साल के पेपर को देख लीजिए और उसके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन को आप आएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए पिछली बार आ जाए, पिछली बार मान लीजिए आ गया होगा कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के क्या क्या कारण है। ठीक है। बस उसी से आसपास रिलेटेड आ जाए, कोई एक कारण भी आ सकता है। ऐसा कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के बाढ़ कारण, समझाइए। खैर ऐसा क्वेश्चन यहाँ आता नहीं क्योंकि यूपीएससी में ज्यादातर आता है। ठीक है। तो आप मतलब उसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहिए। बाकी आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है 11 तारीख से। बस यही रिवाइज करके जाइए और आप लिख के आइए। पहले पेपर को थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि पहला दिन कॉन्फिडेंस का होता है। ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपको आना है, आता ही आता है, क्योंकि इसलिए इसका लोड है नहीं, केवल एक पार्ट का लोड है। एक पार्ट को आप बढ़िया तैयार कर लेंगे 2-3 दिन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो ये ऐसे रहेगा हमारा 11 तारीख से लिखने का मेंस का स्ट्रेटजी। बाकी आप अपने हिसाब से पूरी तरह स्वतंत्र है, पूरी तरह फ्री है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए और कर लीजिए। लिखने को मैं बोल रहा हूँ फिर से, तो बहुत ज़्यादा आप लिखने की कोशिश मत करिए। लिखने में आप सिलेबस को लिखिए, सिलेबस डिकोड करिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए।